अस्सलाम वालेकुम जी। मज़े की बात यह है कि इलेक्शंस में रह गए हैं 31 दिन। मज़े की बात यह है, इलेक्शन मतलब हम एंकर्स, जर्नलिस्टों के लिए, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स के लिए, इवन सियासतदानों के लिए ये एक वर्ल्ड कप होता है। वर्ल्ड कप से कम नहीं होता, मतलब फुल एक्टिविटी होती है, हर चीज़। और बेसिकली इलेक्शन के लिए तो सब कुछ करते हैं, तो मज़े की बात ही है ना। लेकिन मज़ा डबल हो जाता है कि अगर मैं आपको ये बताऊँ कि 31 दिन रह गए हैं इलेक्शंस में, लेकिन फ़ैसला इससे आधे दिनों में यानी 14 दिनों में आ जाना है। कैसे आएगा, कौन सा फैसला आएगा, इस सब की डिटेल्स मैं आपको अब से थोड़ी देर में बताती हूँ वीडियो में आगे चल के। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको कुछ अहम चीज़ों के बारे में बताना है। एक तो जो इमरान खान साहब यानी जो बानी चेयरमैन है, उन्होंने अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट में क्या बताया है, क्या पॉलिसी इख्तियार की है। एक दफ़ा फिर से गुड कॉप की पॉलिसी यानी अच्छे बच्चे बनने की पॉलिसी इख्तियार की गई है। अपने शेर को उन्होंने फारिग कर दिया है, और अगर मैं आपको ये कहूँ कि उन्होंने अपने हीरो को हटा दिया है, तो आपने बस घबराना नहीं है। ये सुन के आपने हैरान और परेशान भी बिल्कुल नहीं होना। इसकी भी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ एक हैशटैग बहुत ज़्यादा चल रहा है जिसका नाम है हैशटैग बॉयकॉट एलांतो। एलांतो ऑफ कोर्स एक रेस्टोरेंट है। जो लोग लाहौर में रहते हैं उनको ये पता होगा, जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं उनको भी इसके बारे में पता होगा। मतलब जो पॉश सिटीज़ में रहते हैं उन्होंने ये नाम सुना होगा इस हवाले से, क्योंकि जब भी कोई लाहौर आता है तो वो इस रेस्टोरेंट में ज़रूर जाता है। बल्कि लाहौर के अंदर तो इसकी 2 ब्रांचेज़ हैं, एक गुलबर्ग में है, एक डिफेंस में है लाहौर में। बट मामला ये है कि बॉयकॉट एलांतो क्यों चल रहा है। ये एलांतो ये वो रेस्टोरेंट है जो कि कोविड के टाइम के ऊपर सील भी हुआ था, और उसकी वजह ये थी कि इन्होंने अंडरग्राउंड मतलब अंडर कवर, जबकि रेस्टोरेंट्स बंद थे, लॉकडाउन था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने सर्टन क्लास के लिए अपने रेस्टोरेंट्स खोले थे। और इस हवाले से ज़रा जो एलांतो है वो काफ़ी एक नोटोरियस है इस हवाले से। भाई जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन है, और लॉकडाउन के अंदर आप अंदर खाते रेस्टोरेंट खोल देंगे और वहाँ पे आप डाइन इन करेंगे और लोगों को सर्व करेंगे, जब कोविड अपने पीक पर है, तो ऑफ कोर्स ये कोई अच्छी बात तो नहीं होगी। लेकिन अब इस दफ़ा बायकॉट एलांतो क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे कुछ बेसिकली 2 हलकों के हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर कर लूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि शेर वसीन और तलाल चौधरी साहब के बीच में बड़ा कॉम्पिटिशन है, और फैसला ये हुआ है कि वो PTI के जो मुनहरफ हैं शेर, उनको टिकट देना चाहते हैं। लेकिन अब उसमें एक अपडेट आई है, वो मैं आपको बता रही हूँ ना। ये अगले 6-7 दिन आपकी ये अनाउंसमेंट होती जानी है, बहुत अहम किस्म की। 13 तारीख तक यही आपका रौला रप्पा लगते रहना है। उसमें ये अनाउंसमेंट हुई है, अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है, मुझे ये इतलात मिली है, अनाउंसमेंट इसकी होनी बाकी है कि NA 96 उसमें पार्टी ने बिल आखिर मुश्किल फ़ैसला ना करते हुए उन्होंने डिसाइड किया है कि भाई वो तलाल चौधरी के साथ साइड करेंगे और किसी बागी को इस सीट के ऊपर अडॉप्ट नहीं करें, यानी PTI की किसी बागी को अडॉप्ट नहीं करेंगे। ये अब की अपडेट है, ठीक है। मैंने कहा ये एक अपडेट आई है तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर जो मुझे अपडेट थी वो तो यही थी कि जी तलाल चौधरी को कंसिडर नहीं किया जा रहा अभी इस टाइम पे, बिकॉज बड़ा प्रेशर है कि भाई जिन लोगों से वादे किए उनको पूरा करना। तो ये एक थोड़ा सा चेंज था। दूसरा ये कि NA 53 जो इस्लामाबाद है वाली एक जो सीट है, उसके ऊपर एक अपडेट आई है कि राजा कमर इस्लाम साहब को जो है वो टिकट देने का फैसला किया गया है। इन दोनों की अनाउंसमेंट्स अब होने वाली हैं बहुत जल्दी। देखते हैं कि कब अनाउंसमेंट्स होती हैं, और बाकी देख लेते हैं कि जो मैंने आपको बाकी इन्फॉर्मेशन भी जो मुझसे शेयर की गई थी और जो मैंने आपसे शेयर की पिछले व्लॉग्स में भी, और लाहौर के जो 14 हल्के हैं उनके हवाले से भी जो मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन से शेयर की थी, देख लेते हैं कि उसमें से किस हद तक इन्फॉर्मेशन करेक्ट साबित होती है जब इनकी अनाउंसमेंट होती है। तो ये 2 सीट्स के ऊपर मैंने आपको ज़रा कुछ अपडेट करना था, ये मैंने आपको कर दिया। अब ज़रा आ जाए जी बॉयकॉट एलांतो पे। बॉयकॉट एलांतो इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले हफ्ते यानी जुमेरात वाले दिन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको पता मैं न्यूज़ 1 के ऊपर अपना शो करती हूँ, तो पिछले हफ्ते जुमेरात को यानी जो भी जुमेरात गुजरा है उसके ऊपर मैंने अपना शो किया, और उसमें मैंने एक सेगमेंट किया उमर डार की बेटी लाइबा डार के साथ। उमर डार आपको पता है उस्मान डार के भाई हैं, और उमर डार ही बेसिकली हैं जो कि ज़्यादा पॉलिटिक्स में आगे थे, और छक्का तो उस्मान डार का लग गया कि उनको ख्वाजा आसिफ के अगेंस्ट 2 दफ़ा इलेक्शन कंटेस्ट करने का मौका मिला, और बड़ी उन्होंने तगड़ी किस्म की फ़ाइट की। हालांकि वो दोनों दफ़ा नहीं जीत सके, ख्वाजा आसिफ साहब जीते। और फिर उसके बाद हमने देखा कि अभी इस टेन्योर के अंदर उनके ऊपर ज़रा सख्ती भी आई भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके ऊपर इनिशियल इल्ज़ाम ये है कि 9 मई करने वालों में उमर डार उस्मान डार भी शामिल हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा कि उस्मान डार जो हैं वो कामरान शाहिद के घर पर जाते हैं, उनका जो आबाई घर है, मतलब जो उनका ओल्ड हाउस है, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ जा करके एक इंटरव्यू देते हैं। ख़ुद अपने आप को वॉलंटरीली कहते हैं कि जी मैंने इंटरव्यू देना, और अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग करते हैं। उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिसने 9 मई किया, उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिसने एंटी रियासत और एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक बयानिया बनाया बेसिकली 9 मई को लेकर के, और अपने आप को सियासत से अलग कर लेते हैं। उसके बाद हमने देखा कि उस्मान डार का पॉलिटिकली कोई पैगाम, कोई इस तरह की चीज़ नहीं आई। उमर डार भी
अंडरग्राउंड थे। उमर डार का नहीं पता था कि वो किधर है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि उमर डार का नहीं पता था क्योंकि कुछ अरसे के बाद, जैसे उस्मान डार ने ये इंटरव्यू दिया कामरान शाहिद को, उसके बाद उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी तो खैर ना होने के बराबर ही थी, लेकिन उसके कुछ अर्से के बाद हमने देखा कि उनकी वालदा यानी रेहाना डार साहिबा की एक वीडियो सर्कुलेट करना शुरू हो गई, जो कि उन्होंने खुद बनाई, जिसके ना वो ये क्लेम कर रही थी कि भाई कुछ लोग उनके घर पर आए और वो पुलिस वाले थे और चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, उनके साथ खींचातानी की गई, उनका गला पकड़ा गया, उनके कपड़े फाड़े गए और दरवाज़ा तोड़ा गया उनके घर का। ये वो वाला वाक़या है जब पुलिस का एक क्लेम था कि हमें उमर डार चाहिए क्योंकि उमर डार इश्तिहारी हैं, वो मफरूर हैं बेसिकली, तो उनको वो दरकार हैं। और हमें क्योंकि टिप मिली थी कि उमर डार घर पे हैं तो हम उनके घर पे गए, लेकिन पुलिस ने कहा कि हमने ये हरकतें नहीं की, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन उस्मान डार साहब की जो वालदा हैं वो ये क्लेम कर रही थी रेहाना डार। और खैर इस हवाले से रेहाना डार साहिबा का मैंने भी इंटरव्यू किया, मेरे शो पर भी वो आई, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ चैनल्स पर उनका मौक़िफ़ चलता रहा। वो काफ़ी एक्टिवली इस चीज़ को कर रही हैं और वो सारा इल्ज़ाम ख्वाजा आसिफ साहब पर डाल रहे। अब मामला ये है कि जब उमर डार को 29 दिसंबर को जब उनको अरेस्ट किया गया या अगवा किया गया या एबडक्ट किया गया, मुझे नहीं पता इस टाइम पे कि उमर डार किधर है, उनकी फैमिली को भी नहीं पता कि उमर डार किधर है। उमर डार अपनी फैमिली के साथ नहीं है और वो ऑब्वियसली 9 मई के बाद अंडरग्राउंड थे, वो 9 मई के बाद भी अपनी फैमिली के साथ नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं चीदा कोई ना कोई राब्ता हो रहा था जिसकी वजह से फैमिली ने शोर नहीं मचाया था। लेकिन अब मैंने जुमेरात को जब लाइबा डार के साथ अपना शो किया, एक सेगमेंट किया, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि उमर डार को 29 दिसंबर को उठा कर ले गए हैं और उनको, उनके वकील को, उनकी फैमिली को, किसी को नहीं पता कि उमर डार किधर हैं। और मामला ये है कि जो उमर डार हैं उनको एक रेस्टोरेंट से उठाया गया। रेस्टोरेंट का नाम ज़ाहिर सी बात है हम लोगों ने अपने चैनल पर नहीं चलाया, वो चीज़ मैंने अपने चैनल के ऊपर ऑफकोर्स निकाल दी, बिकॉज मुझे लगा कि उस टाइम पर रेस्टोरेंट का नाम लेना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अब जब मैंने कल से एक हैशटैग कॉन्टीन्यूसली देखा जो चल रहा है कि बॉयकॉट ऐलान तो, बॉयकॉट ऐलान तो, बॉयकॉट ऐलान तो, हैशटैग करके, तो मुझे पता चला कि अच्छा ये उस कॉन्टेक्स्ट में बॉयकॉट ऐलान तो चल रहा है कि उमर डार एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे और वो जो रेस्टोरेंट है वो ऐलान तो था और वो वहाँ गए और वहाँ से उनको एबडक्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया, अगवा किया गया। एबडक्शन के लिए की तरफ मैं इसलिए ज़्यादा जाऊँगी क्योंकि अगर उनको अरेस्ट किया जाता तो उनको अभी तक किसी न किसी अदालत में पेश कर देना चाहिए था। 29 दिसंबर को उनको उठाया गया। पिछले 4 दिनों से लाइबा डार जो हैं, जो उनकी बेटी हैं, साहबजादी हैं उमर डार की, वो लगातार डेली बुनियादों पर कोई ना कोई शो कर रही हैं और बार बार इस चीज़ को कह रही हैं और उनकी फैमिली मेम्बर्स और अदालतों में भी जा रही हैं। बल्कि अदालत में तो लाइबा डार और उनके साथ उनकी दादी यानी उमर डार की जो वालदा है रेहाना डार, वो भी जा रही हैं और इनके जो वकील है वो अबूज़र सलमान हैं, जो कि जस्टिस गुलजार साहब के दामाद हैं, चीफ जस्टिस गुलजार साहब के जो हैं वो दामाद हैं बेसिकली उनके, जो कि एक रिनाउंड जस्टिस हैं उस टाइम पे। खैर एनीवेज, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो ये अब हैशटैग क्यों चल रहा है? वो अब हैशटैग इसलिए चल रहा है क्योंकि पहले वो ये कह रही थी कि जी वो रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, वहाँ से उठा लिया, वहाँ से उठा लिया, वहाँ से उठा लिया। जब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि वो रेस्टोरेंट जो है वो ऐलान तो है, तो उन्होंने बाइकॉट ऐलान तो करना शुरू कर दिया। क्योंकि अब पीटीआई के जितने भी लोग हैं, जो लोग ये ट्रेंड बना रहे हैं, उनको ये लगता है कि ऐलान तो वालों ने, जिस रेस्टोरेंट में वो गए थे, उन रेस्टोरेंट वालों ने मुखबरी की और मुखबरी कर करके उनका अगवा या गिरफ्तारी कराएगी। अच्छा, स्टोरी जो भी है, बॉयकॉट ऐलान तो हो गया, इन लोगों ने कर दिया। बट मामला ये है कि उमर डार को वो जहाँ कहीं भी हैं, जिस किसी ने भी उनको उठाया, उनको अदालत में पेश करना चाहिए। मैं ये समझती हूँ उनको बिल्कुल अदालत में पेश करें। और अगर अदालत में नहीं पेश किया तो मुझे ये लगता है कि फिर एक और उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनका जो बयान है वो रेडी होगा। क्योंकि उमर डार का स्टैचर उस्मान डार की तरह नहीं है। हालांकि पॉलिटिकली उमर डार उस्मान डार से ज़्यादा एक्टिव है। उमर डार उस्मान डार की बेसिकली स्ट्रेंथ है, लेकिन क्योंकि वो उस तरह से फेस नहीं है जिस तरह से उस्मान डार हैं, तो शायद उनका एक इंटरव्यू ना हो, लेकिन उनकी कोई वीडियो पैगाम या उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस किस्म की चीज़ कोई सामने आए। लेकिन उनको अदालत में पेश करना चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि क्योंकि अदालत में ना पेश करके ना, इनको इसी तरह से गायब करके या रख कर बेसिकली रियासत अपना केस कमज़ोर करती है और इन लोगों का केस मजबूत करती है। अगर इन लोगों ने 9 मई किया है, अगर उनकी किसी ना किसी हवाले से कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है या एंटी रियासत या रियासत मुखालिफ कोई एक्टिविटी में उनकी इन्वॉल्वमेंट है, तो डेफिनेटली उनका कोई भी साथ नहीं देगा। मैं भी साथ नहीं दूंगी। ऑफ कोर्स हम क्यों देंगे ऐसे शख्स का साथ जिसने कोई क्राइम किया हो, जिसने कोई गुनाह किया हो। लेकिन अगर उन्होंने कुछ नहीं किया और किसी गलत फहमी की वजह से या किसी और पर्सनल दुश्मनी की वजह से अगर ऐसा हो रहा है, तो फिर तो ये तो सिंपैथी गेन करने वाली बात है ना, फिर तो अगलों को हीरो बनाने वाली बात है। बिल्कुल वैसे जैसे कि हालांकि इनका कोई ताल्लुक नहीं है इन दोनों, अब जो मैं आगे आपसे खबर शेयर करने वाली हूँ, लेकिन
हालात के हवाले से, वो जो सिंपैथी एक फैक्टर है कि पीटीआई ने कितना रोना रोया है, कागजात नामजदगी एक्सेप्ट नहीं हो रहे, इतना रोना रोया, लेकिन सबसे ज़्यादा इनके हुए, सबसे ज़्यादा इन्होंने जमा कराए 2400 के करीब। उसके बाद जब इनके रिजेक्ट हुए तो उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया, हमारे तो रिजेक्ट कर रहे हैं, हमारे तो रिजेक्ट कर रहे हैं, जानबूझकर कर रहे हैं, और हमें जो है वो फौज साइडलाइन लगा रही है। हालांकि मैं आपको अभी की खबर दूं तो इस्लामाबाद में जितने भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे जिन्होंने इस्लामाबाद से अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे ना, उन सबके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। तो भाई भला इनसे पूछे कि भाईजान मामे हो फिर तुसी रिजेक्ट क्यों कीते सी, अगर तुसी सारे एक्सेप्ट ही करने सन। अब उनमें से तो ऐसा कोई नहीं होगा ना कि जो 9 मई में शामिल नहीं होगा, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो बहुत से लोगों के एक्सेप्ट भी हो रहे हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता भी ये प्रोसेस चल रहा है। अगर ऑलरेडी नहीं भी हुआ है तो मैंने आपको जैसे अपनी पिछली वीडियो में बताया था, हाई कोर्ट के ऑप्शंस मौजूद है, आगे सुप्रीम कोर्ट के ऑप्शंस मौजूद है, यानी कि इनको प्रॉपर ऑप्शंस दिए गए हैं जिसके अंदर वो करेंगे। सो मुद्दा ये है कि रिजल्ट तो आने वाला है बहुत जल्दी, आती हूँ वो मैं एंड पे बताऊंगी क्या रिजल्ट आने वाले। पहले जरा मैं आपको इमरान खान साहब के ना यहाँ पर ना जरा पॉलिसी स्टेटमेंट के हवाले से बता दूँ। पानी चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी स्टेटमेंट है वो जारी की गई है, और ये पॉलिसी स्टेटमेंट कल आई थी, लेकिन मेरे पास आपको पता पिछली वीडियो के अंदर बहुत कुछ बताने के लिए था, तो मैंने कहा कि ये चले मैं आज कर लेती हूँ। ये इमरान खान साहब का तो ये तो पुराना तरीका है, ये तो पुराना मंजन है, गुड कॉप बैड कॉप, डरा के धमका के गुस्से से अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल के आप इस तरह भी अपनी बात मनवा सकते हैं। ये इमरान खान साहब का पेट तरीका, मतलब इस तरीके में गुस्से में, एजिटेशन में, धमकी लगा के, तरी लगा के, ओए करके, ये तो मतलब इमरान खान साहब ने इस तरीके में तो पीएचडी की हुई है ना, उनसे आगे तो कोई जा ही नहीं सकता। लेकिन एक वो गुड कॉप वाला तरीका भी है जो ये कभी कभी ये पीपल्स पार्टी से और ये शहबाज शरीफ साहब से और ये जरदारी साहब से थोड़ा थोड़ा ना इन्फ्लुएंस ले लेते हैं गुड कॉप। अब गुड कॉप वाला जो तरीका उन्होंने अपनाया है कि भाई धौंस दांदी से बात बन जाए तो ठीक है, नहीं भी बनती तो चलो ठीक है जी, गुड कॉप कोई प्यार मोहब्बत से भी बात बन जाए, बस किसी तरह हमारी बात बने। बात क्या बनानी है कि फौज हमारे साथ आके बात करे, फौज से आके क्या बात करे, क्योंकि मामला इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का है। वो हर सूरत में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि भाई बाकी लोग उनकी पार्टी के चाहे किसी भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़े, किसी और निशान पर लड़े, लेकिन इमरान खान को इलेक्शन लड़ना है। उनको फोमो हो रहा है ना, वो जैसे कहते हैं ना, यू नो द टर्म फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो उनको ये फियर हो रहा है। तो अभी उनसे बात तो कोई कर नहीं रहा, अब इसको लेकर के फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जी पॉलिसी स्टेटमेंट में कि मुंदरजा झेल पार्टी ओहदेदारान की जिम्मेदारी है कि वो पॉलिसी स्टेटमेंट्स देंगे, वो पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उनके अलावा कोई नहीं करेगा। इसमें 5 नाम है, वो 5 नाम सुन करके आप हैरान हो जाएंगे, आप दंग हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि आपने सोचा नहीं होगा कि ये 5 क्वालिफाई करेंगे और जो पहले वाले थे वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। जी, it is hereby notified that the following persons are authorized to make policy statements and statement pertaining to Pakistan Tehreek-e-Insaf। नंबर 1 पे है जी बैरिस्टर गौहर अली खान, चले ये समझ में आता है, ओके ठीक है, मतलब इमरान खान साहब ने इनको सिलेक्ट भी किया था अपने बाद अपना जानशी। नंबर 2 पे है जी उमर अयूब खान, नंबर 3 पे हैं जी शिबली फराज, नंबर 4 पे है रऊफ़ हसन, नंबर 5 पे हैं एडवोकेट मोहम्मद शुएब शाहीन। अब देखो ना बंदा, और नीचे साइन इसके ऊपर किया हुआ है जी उमर अयूब खान ने, जो कि सेक्रेटरी जनरल है। बंदा मतलब अभी इनको अब क्या बोले, मुझे तो समझ नहीं आती है क्या सोच करके फैसले करते हैं। सबसे पहले तो जी अगर मैं एडवोकेट मोहम्मद शुएब शाहीन की बात करूँ, जिनका 5वां नंबर है, उनकी तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसी तैसी हुई, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने ऐसी तैसी कर दी, तो इमरान खान साहब ने उनको चढ़तबाजी पे नंबर 5 पे रख लिया, वरना इसके अलावा और उनका कोई क्रेडिट नहीं है। शुएब शाहीन के ऊपर बहुत से प्रोग्राम्स में जाने पर बैन भी है, क्योंकि प्रोग्राम्स के अंदर भी जा करके रियासत मुखालिफ बयानिए को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो सिर्फ इमरान खान साहब की वकालत नहीं कर रहे बल्कि पूरी पार्टी की वकालत कर रहे हैं 9 मई के हवाले से। और उनकी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो के अंदर जिक्र किया था कि जो कि काबिल कबूल नहीं हो रही हैं इस करंट सिनेरियो में, और उनकी वजह से बहुत से चैनल्स वाले इनको कहते हैं कि भाई इनको मत बुलाओ, इनको मत बुलाओ। और इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट में वो वाला मामला चल रहा था कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड वाला और ये सब कुछ, और जब इन्होंने देनी थी वहाँ पर जाके अपने दलाइल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के सामने जाकर के, तो काजी साहब उनका इंतजार करते रहे और पता चला कि जी ये तो बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नंबर 4 पे है जी रऊफ़ हसन साहब का नाम। अब रऊफ़ हसन साहब कौन है, इनका तो कुछ पता भी नहीं था। पिछले टाइम पर भी इनको इन्होंने अपना स्पोक्स पर्सन बनाया था, कोई आज से कोई 4-5 महीने पहले, समथिंग कपल ऑफ मंथ्स बैक, मुझे एक्जैक्टली इसका टाइम फ्रेम याद नहीं है, लेकिन ये रिसेंटली की बात है। उससे पहले रऊफ़ हसन की क्या स्ट्रगल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, ये कितने बड़े यूथियाँ हैं, ये कितने बड़े इमरान खान साहब के लिए इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, ये इनकी क्या वर्थ है, ये इनकी क्या स्टैंडिंग है, मुझे नहीं पता। अगर आप लोग को पता है तो ज़रूर बताइएगा। तो इसलिए इनके हवाले से भी बहुत सी बार है कि कौन है ये क्या बात करते हैं, मतलब यू नो। इसके अलावा नंबर 3 पे शिबली फराज है। शिबली फराज मुझे नहीं पता किधर है, मैंने तो उनको देखा ही नहीं है, आई डोंट नो कि उनको
मैंने जब से 9 मई हुआ है मैंने तो उनको कभी उसके बाद से देखा ही नहीं है, ना इमरान खान साहब को डिफेंड करते हुए, तो ये कैसे पॉलिसी बयान देते हैं, ना किसी प्रोग्राम में आते हैं, ना मैसेज का जवाब देते हैं, इनका कोई वेयर अबाउट्स नहीं पता, लेकिन जी ये इनको करेंगे। बाकी आगे जी बात उमर अयूब खान साहब की। उमर अयूब खान साहब भी मीडिया से बहुत कटे कटे हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी प्रेजेंस दे करके अपनी हाजिरी लगा करके चले जाते हैं। एक बेचारे बैरिस्टर गौहर अली खान साहब बचे, मैं इसलिए बेचारे कह रही हूँ, गौहर अली खान साहब बात बनाने की कोशिश करते हैं, इमरान खान साहब पीछे से कुछ और बात करते हैं। तो बेसिकली ये जो एक उन्होंने लिस्ट बनाई है जिसके ना बैरिस्टर गौहर अली खान को नंबर 1 पे रखा है, तो इन्होंने अपना एक गुड फेस देने की कोशिश की है, क्योंकि गौहर खान साहब ने तो बानी चेयरमैन के 2 बयानात को बिल्कुल लपेट लिया था, बिल्कुल लपेट करके वो रद्दी की टोकरी में डाल दिया था। एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव, उन्होंने कहा नहीं जी फौज मेरी है, कोई हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, कोई इन्होंने फौज के खिलाफ नहीं। और दूसरा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा विच मीन्स द सुप्रीम कोर्ट, जब ये पूरी ये भी 2 रोज़ पहले की बात है, अभी 48 घंटे नहीं गुजरे इस बात को कि शेर अफजल मरवत हों और ये जो बाकी पीटीआई हो वो जो अपने चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा साहब, उनके खिलाफ हैशटैग चला रहे थे बुज़दिल का नाम लेकर के, पता नहीं क्या क्या नाम लेकर के। मैं नहीं लेना चाहती बिकॉज एक तो मुझे नाम अच्छे नहीं लग रहे, दूसरा ये कि मैं नहीं चाहती कि मेरे पे कंटेम्प्ट लगे। ये तो हैं ये लोग, इनके तो काम ही है ये करना, ये पागल तो मैं भी क्या इनके पीछे लग के पागल हो जाऊंगी, ऐसा थोड़ी ना है। अब मामला ये है कि इस सब में बड़ी खबर क्या है कि वो जो शेर साहब को फारिग किया गया ना, शेर फारिग अपना हीरो ही था ना, पीठ थपथपाते थे बड़ा जी शेर अफजल मरवत हर चीज़ वो करेंगे। शेर अफजल मरवत साहब का जिक्र इस लिस्ट में है ही नहीं। अब मुझे तो ये भी डाउट हो रहा है कि वो पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं कि नहीं हैं, कुछ इसी किस्म का ही उनको ओहदा मिला था ना। अब मुझे तो पता नहीं है कि वो हैं कि नहीं हैं, क्योंकि देखिए ना सेक्रेटरी जनरल ने साइन किया और इसमें उनका नाम ही नहीं है। अब इसकी 2 वजूहात है। एक वजह तो ये हो सकती है कि उनकी पॉपुलैरिटी में इतना इजाफा हो रहा था कि इमरान खान साहब डर गए कि अगर इनको किसी ना किसी किस्म का मजीद लिफ्ट कराई गई तो ये तो पूरी पार्टी को हाईजैक कर लेंगे। फिर आपको पता है कि शेर अफजल का फड्डा भी हुआ गौहर खान साहब से, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को ले गए, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी मर्जी, ये वाली चीज़। और एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये है कि क्योंकि शेर अफजल मरवत ने बहुत एक एंटाई इस्टेब्लिशमेंट, एक बहुत ही मतलब इस हद तक एंटाई इस्टेब्लिशमेंट के, एक होता है कि कोई लॉजिकल एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानी होते हैं, एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टीज भी होती हैं, लेकिन एक होता है धक्के से ज़बरदस्ती किस्म की, और तुम्हारी वर्दी उतार दूंगा और तुम्हारा ये कर दूंगा, इनकी वर्दियों के साथ ये करना चाहिए, इनको शर्म, मतलब इस लेवल पर जाकर के वो बातें कर रहे थे। विच मीन्स कि इमरान खान साहब थोड़े से बैकफुट पे गए इस हवाले से कि नहीं शेर नो नहीं, ये सारी बातें मैं करूंगा, ये शेर अफजल मरवत नहीं करेगा। तो अगर मैं शेर अफजल मरवत की ज़बान में आपसे कहूँ फिर आप कहेंगे कि अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब क्या करूँ, वो तो कहते हैं। शेर अफजल मरवत साहब का तो प्रोग्राम बढ़ गया, वो जो उनका वो प्रोग्राम बहुत चढ़ा था, मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहे थे, बड़ी कैंपेनिंग करते फिर रहे थे, उनका तो प्रोग्राम बढ़ गया अब, ठीक है। तो भाई ये भी पीटीआई वालों से कुछ भाई नहीं है। इमरान खान साहब बिल्कुल रेगुलर है कि जो करीब होते हैं, जो होते हैं, जिनकी पीठ थपथपाई जाती है, उनको वक्त आने पर साइडलाइन भी किया जाता है। एनीवेज जी, एक तो ये थी। आखिर में जी अब हमने बात करनी है कि 32 दिन इलेक्शन में, लेकिन रिजल्ट 14 दिन में आने वाला है। 14 दिन में क्या रिजल्ट आने वाला है, अगले 14 दिन में आपको क्या पता चलने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि 2 रोज़ पहले एक 9 मई के हवाले से कैबिनेट कमेटी बनी थी। ये जो कैबिनेट कमेटी है ना, इसने 14 दिन में पीटीआई के ऐसे कड़ाके निकालने हैं, 9 मई वालों की ऐसी की तैसी फेरनी है ताकि इलेक्शन से पहले पक्का रिजल्ट आ जाए। कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हो ना हो, भाड़ में जाए, ये मैसेज है। ये 14 दिन में फैसला आना है कि भाड़ में जाएं। जी हाँ, ये फैसला आना है, क्योंकि वो जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो कि इंटरसेप्ट भी की गई, जो रिकॉर्ड भी की गई, जिसके अंदर इमरान खान साहब खुद बता रहे थे कि कैसे प्लान बनाना है। 9 मई का वाक़या, इमरान खान साहब के अरेस्ट से पहले 2 रोज़ पहले, जब इमरान खान साहब को पता चल गया था कि अभी मुझे अरेस्ट करने वाले, तकरीबन कोई 5 या 6 मई को प्रॉबेबली, मुझे खैर डेट हो सकता है मैं आगे पीछे कर रही हूँ, लेकिन उस टाइम के ऊपर जो ऑडियोज़ जो इंटरसेप्शन हुई थी आपको पता है। और याद है आपको एक दफ़ा आधी रात को उठ करके, तब वज़ीर हुआ करते थे राना सनाउल्लाह, उन्होंने कहा कि भाई हमें कोई बहुत ऐसे मवाद मिल गए हैं। वो जो मवाद जो उस टाइम पर नहीं दिखाए और बताए गए थे क्लियरली, अब उनका वक्त आ गया है कि वो बताएं, और ये कमेटी इसीलिए बनाई गई। अच्छा, अब इस कमेटी के ऊपर सवाल तो बहुत से उठेंगे कि कैसे टाइम पर कमेटी बनाएगी, कि जब इलेक्शन राउंड द कॉर्नर है, कमेटी के अंदर अगर सही वैलिड किस्म के भी सबूत आ जाएं या बिल्कुल सही भी होंगे, तो उसका तासुर यही जाएगा कि क्योंकि इलेक्शन है और इसी वजह से इसको करने की कोशिश की गई है, लाइक साबुताज करने की कोशिश की है, पीटीआई को मजीद रगड़ा लगाने की कोशिश की गई है। इसलिए मैंने कहा भाड़ में जाए, क्योंकि रियासत का मैसेज ये है कि आवाम जो भी समझे, इलेक्शन से पहले फैसला आना है, ऑपरेशन क्लीन अप होना है, इनकी ऐसी की तैसी। तो
आप जो 30-31 दिन में आप फैसला देख रहे हैं ना, इससे आधे दिनों में फैसला आ जाना। और ये फैसला जो है ये कैबिनेट की कमेटी करेगी, जिसको 14 दिन दिए गए हैं। जी हाँ, 14 दिन दिए गए हैं कि इन 14 दिनों के अंदर इन्होंने फाइंडिंग्स करनी है कि 9 मई क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके क्या मुहर्रकात थे, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे। और अभी मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ जब ये मैं वीडियो बना रही हूँ, हम सबको पता है कि 9 महीने हो चुके हैं और 9 मई के हवाले से किसी के ऊपर अभी तक कोई फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, किसी को अभी कोई सज़ा नहीं हुई है। तो लिहाजा ये जो 14 दिन इस कमेटी को दिए गए हैं वो ये टारगेट अचीव करने के लिए दिए गए हैं। और इस टारगेट को मीट करने के लिए जो है ये दिया गया, वो कहते हैं ना ऑपरेशन क्लीन अप या ऑपरेशन टाइम अप। ये है जी ऑपरेशन टाइम अप जिसको करना है। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स एंड इंपॉर्टेंट डेज, स्टे ट्यून्ड, आप भी और मैं भी, और हम आपको लम्हा बलम्हा अपडेट करते रहेंगे। अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में।